दोस्तों आज हम 5 डिफरेंसेस देखेंगे एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट के बीच में। इसके लिए मैंने 3 बुक्स का सहारा लिया है, रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और द ई मिथ रिविजिटेड। डिफरेंस नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अमीर मेंटालिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होंगी, लेकिन बहुत कम लोग रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ किम कियोसाकी की एक्चुअल स्टोरी जानते हैं। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज्यादा उधार पर थे। ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज्यादा इनकी मंथली लोन इंस्टॉलमेंट्स थी जो इन्हें देनी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल्स याद थे, जिन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करते थे, फिर उधार वाले लोगों से चाहे जितना मर्जी प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, उस प्रेशर को हम एज अ मोटिवेशन यूज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट्स के लिए पैसे इकट्ठा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये पहले उधार देने लग जाएंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने सेव करे हुए पैसों से ही बाकी इन्वेस्टमेंट्स करी और फाइनली मिलियनर बन गए। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पहले सारा अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद में सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारा सैलरी का जितना पोर्शन बचेगा हम उसके बाद सेविंग करेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इवन वॉरेन बफेट बोलते हैं कि पहले पैसे सेव करो और उसके बाद खर्चे करो। आप मानकर चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और अपनी सैलरी का मिनिमम 20% हमेशा सेव करो। अब ऑब्वियसली सेविंग ही आपको अमीर नहीं बनाएंगी, उसके बाद आपको इन पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन ये फर्स्ट और नेसेसरी स्टेप है अमीरी की तरफ। डिफरेंस नंबर 2, फर्स्ट एसेट्स देन कंफर्ट। रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उनको हर महीने पैसे ला कर दे, और उसके बाद सारी कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले दिखावे के लिए सारी यूजलेस चीजें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, और वो पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कॉलेज टाइम में मैं एक कॉलोनी में रहता था जहाँ पर 6 या 7 घर थे। वो सारे घर बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करे गए थे, काफी खूबसूरत थे। उन सब घरों में सिर्फ एक ही घर इनकम्प्लीट था और वो एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स के थे। जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर सिर्फ अंकल और आंटी थे, और वो दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे और इसीलिए उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब मैं पहली बार उनके घर गया था तो मुझे लगा था कि वो बहुत ज्यादा रिच है। उनकी कार से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर, हर चीज परफेक्ट थी। मैं उनके फर्स्ट फ्लोर में एक रूम में रहता था। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि अंकल और आंटी की बहस होती थी पैसों के रिगार्डिंग। कोई भी एक्सेस खर्चा उनके बीच में टेंशन क्रिएट कर देता था। एक बार मैं अंकल के साथ उनकी बालकनी में बैठा हुआ था तो मैंने उनसे कहा, आपके साथ वाले पड़ोसी ने शायद अपना घर कंप्लीट नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा, हाँ बहुत कंजूस है, कार भी बहुत नॉर्मल सी रखी है, एक ही फ्लोर बनाया है, इनकी वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी भी नहीं लगती, पता नहीं पैसे खर्चते ही नहीं। थोड़े महीनों के बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया। तो एक बार मुझे अंकल का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है पीजी के लिए तो हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी है, आप रिकमेंड कर दीजिए। मैंने कहा ओके अंकल, लेकिन मुझे अजीब लगा कि उन्होंने अगले ही दिन मुझे दोबारा कॉल कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा, क्या आपने किसी फ्रेंड को पूछा? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका पीजी काफी कॉस्टली है। तो उन्होंने कहा कि वो तो होगा ही, हम इतनी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे उनकी दोबारा कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपनी प्राइस कम करने के लिए तैयार है, आप उन्हें यहाँ पर भेज दीजिए। लेकिन एक्चुअल में मेरे फ्रेंड्स के लिए वो प्राइस भी ज्यादा था और वो वहाँ नहीं गए। जब मैंने ये पूरी स्टोरी रिच डैड पुअर डैड की थ्योरी के साथ कंपेयर किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ वहाँ पर एक बिजनेसमैन का ही घर था जिसका एक फ्लोर बना हुआ था, और 1-1.5 साल के बाद वही घर उस कॉलोनी का सबसे बड़ा था। उस बिजनेसमैन ने 3 फ्लोर्स बना दिए थे और वो बहुत ही खूबसूरत बना था। सेकंड, अंकल ने होंडा सिटी ले रखी थी, लेकिन वो ट्रैवल स्कूटर में करते थे। हो सकता है वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हो, लेकिन मैं ये जानता था कि बाहर से
बेशक वो बहुत अमीर दिख रहे हो, लेकिन अंदर से उन्हें पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से उनके और उनके वाइफ के बीच में बहस होती थी। और दोस्तों, पुअर मेंटेलिटी वाले लोग यही गलती करते हैं। सैलरी 15,000 होंगी, लेकिन आईफोन 50,000 का ले लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बड़ी गाड़ी लोन पर ले लेंगे। 10-10 हजार के जीन्स ले लेंगे, शूज ले लेंगे। लेकिन अमीर मेंटेलिटी वाले लोग इस चीज को एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और तभी उसे पे करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस कहता है थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे उन्हें एक कमरे में बिठाया और टेबल पर $100 रख दिए। रिसर्चर्स ने उन लोगों को बताया कि आपको ये $100 आपस में बांटने हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस। कंडीशन 1, पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि दोनों कितने कितने लेंगे। कंडीशन नंबर 2, दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि पहले आदमी ने जितने डॉलर्स उन दोनों में बांटे हैं वो उसे मंजूर है या नहीं। अगर वो उसे मंजूर है तो दोनों को उतने उतने डॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसे मंजूर नहीं तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। अब रिसर्चर्स ने एक पैटर्न देखा। अगर पहला आदमी $100 को 50-50 करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता था और उन दोनों को $50-50 मिल जाते थे। अगर वो 60-40 करके बांटता था तो भी उसे दूसरा आदमी एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अगर पहला आदमी उसे 70-30 करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे रिजेक्ट कर देता था। इसकी वजह से उन दोनों को कुछ नहीं मिलता था। यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का टिपिंग पॉइंट 70-30 था। रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों पे किया, लेकिन ये नंबर 70-30 के आसपास ही आ रहा था। उन्हें लगा शायद $100 डेवलप कंट्रीज के लिए कम है, इसलिए वो डेवलप कंट्रीज गए और उन्हें भी सेम ही ऑफर दिया, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट सेम ही रहे। अगर आप दूसरे आदमी होते तो आपका भी यही डिसीजन होता कि पहले आदमी ने अपने को $70 क्यों दिए और मुझे सिर्फ $30, इसलिए मैं भी उसे 70 लेने क्यों दूं। और शायद आप इमोशनली ठीक भी होते। लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो वैसे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था। आपको सिर्फ हाँ बोलना थी और आपको $30 मिल जाते थे। लेकिन मैक्सिमम लोग इस डील को ना ही बोलते हैं और ये पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी है, जहाँ पर जेलसी, चिढ़, कंपटीशन जैसे इमोशंस है। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाले लोग अपना दिमाग यूज करके कोई ना कोई ऐसा मेथड निकाल देते हैं जिससे दोनों का फायदा हो सके। वो विन विन में बिलीव करते हैं। विन लूज या लूज लूज वाली डील्स वो नहीं करते। इवन अगर विन विन सिचुएशन में उन्हें कम परसेंटेज भी मिल रहा हो, फिर भी वो उस डील को कर लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसी हजारों और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देंगे और अपने लिए और बाकियों के लिए भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा देंगे। नेक्स्ट डिफरेंस कहता है इम्प्रूव योर स्किल्स। अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपने स्किल्स को पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में शार्पन द सॉ के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी में दिखाई नहीं जाती। कभी भी फरारी वाले टीवी में एडवर्टाइज करते हुए नहीं बोलेंगे कि आप उनकी फरारी खरीद लो। ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी या प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए पैसे खर्च करेंगे। लेकिन अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? मैक्सिमम पॉपुलेशन तो टीवी ही देखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लोग इन प्रोडक्ट्स को एक्चुअल में खरीद सकते हैं वो अपना वक्त टेलीविजन में वेस्ट नहीं करते। ज्यादातर मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, पोस्ट डॉक्टर कर चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिजर्व करते हैं और उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है और वो आराम से जॉब के बाद घर में आते हैं और टीवी देखकर अपने आप को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। वैसे ही कई मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर में आकर आराम से सीरियल देखते हैं। नई चीजें सीखना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहनी है। नई चीजें सीखना उनका पैशन है। ये चीज ही उन्हें रिलैक्स करती है। अगर हम बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले तो वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो एक बिलियनर है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं और अपनी सारी बुक्स के नोट्स अपनी वेबसाइट gatesnotes.com पर डालते हैं। ये एक रिच मेंटालिटी का परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बावजूद बिल गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा गेट्स के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे वो पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम्स में उनकी फाउंडेशन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था।
नेक्स्ट डिफरेंस कहता है आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो उनकी ये मेंटेलिटी होती है, भाई अपनी तो लाइफ सेट है। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि मैं अब ग्रो नहीं करना चाहता, मैं इसी जॉब में रहूंगा। अब हम अगर इसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही बढ़ सकती है, जिसका मतलब ये है कि अब हम स्कैरसिटी माइंडसेट में आ जाएंगे, यानी बचाने के माइंडसेट में। अब हम हर चीज से पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाए, खाने में पैसे कैसे बचाए, पानी का बिल कैसे बचाए, और अपनी पूरी जिंदगी इस स्किल को इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास 24 ही घंटे है और एक लिमिटेड विल पावर है, और अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपने मैक्सिमम काम जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना, इवन के ऑफिस के टेक्निकल काम को भी आउटसोर्स कर देते हैं और सिर्फ उन स्किल्स पर काम करते हैं जो बहुत रेयर और वैल्यूएबल है, ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर पाए। इनके दो फायदे हैं, एक तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा इस प्रोसेस में बहुत लोगों को जॉब दे देते हैं। लेकिन ये पोर मेंटेलिटी वाले लोग इन लोगों को देखकर बहुत चिढ़ते हैं, क्या यार ये तो बहुत स्टाइल मारता है, बिना नौकरों के तो ये काम नहीं कर सकते। लेकिन रिच मेंटेलिटी वालों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उनका मेन मकसद स्टाइल मारना नहीं बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है, जिसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है। अब दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने सारे काम आउटसोर्स कर दो और बाद में घर में बैठकर टीवी देखने लगो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप ग्रो कर रहे हो तो आप दूसरों की हेल्प लीजिए और अपनी ग्रोथ में बिल्कुल भी ना हिचकिचाइए और कामों को आउटसोर्स कर दीजिए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 5 पॉइंट देखे। सबसे पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पे करें। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% पहले सेव करें, चाहे आप पर कितना मर्जी चाहे प्रेशर क्यों ना आ रहा हो। ये मान के चले कि आपकी सैलरी ही कम है और बाद में उस 20% में से कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करना सीखे। सेकेंड, फर्स्ट एसेट्स देन कंफर्ट। सबसे पहले सोर्सेज क्रिएट कीजिए जिससे आपकी कमाई आ सके और उसके बाद कंफर्टेबल और शो वाली चीजें खरीदे। थर्ड, थिंक विन विन। ये मत सोचो कि दूसरों को मुझसे ज्यादा मिल गया, आप ये सोचो कि आपको पहले कुछ नहीं मिल रहा था, उसके कंपैरेटिवली आपको कुछ मिल रहा है। और अगर आप टैलेंटेड हो तो आप ऐसे सिचुएशन बहुत क्रिएट कर दोगे फ्यूचर में। लाइफ में जल्दी आगे बढ़ना सीखो क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है और हम इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं है। फोर्थ, इम्प्रूव योर स्किल्स। कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे, नया नया मटेरियल पढ़ते रहे। और फाइनली, आउटसोर्स। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो और आपको टाइम की जरूरत हो तो आप अपने कामों को आउटसोर्स कर दो। इन चीजों में कंजूसी ना कीजिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप कभी भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अपने आप को कल से बेहतर बनाने के लिए।